बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रिगेडियर इशफाक हसन रिटायर्ड अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करना चाहता हूँ आज मैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं और आइंदा क्या होने जा रहा है। मैं ये सोचता हूँ अक्सर कि पाकिस्तान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बना और ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हुक्म से बना, लेकिन पाकिस्तान वो तरक्की नहीं कर सका जो कि हमें एक्सपेक्टेड थी कि ये एक इस्लामी फलाही रियासत है और अल्लाह के हुक्म से बनी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बनी है, तो इसको उस हिसाब से फ्लोरिश करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी स्टडीज़ हुई, क्यों फेल हुए, क्यों डिसइंटीग्रेशन है, क्यों ये केओस जैसी सिचुएशन क्यों है, हर वक्त हम इसी तरह की सिचुएशन में क्यों रहते हैं। इसकी दो तीन वजूहात बड़ी क्लियर किस्म की हैं। एक तो ये कि सिंसेरिटी ऑफ द लीडरशिप एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लीडरशिप, ये दोनों चीज़ें जो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान के बाद ये हमें नहीं मिली। बीच में एक स्पैन आया जिसमें अयूब खान साहब ने आके टेक ओवर किया। उस माने में काफ़ी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हुई। दो कि मार्शल का था जिसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन बहुत मुल्क ने तरक्की की। जो कुछ वहाँ उस वक्त के डैम बने हुए आज देखें कि 50 साल के बाद दोबारा वो डैम बनने शुरू हुए हैं, और जो तरक्की हुई उसके बाद से उस तरह की मिसाली तरक्की बहुत कम किसी दौर में देखने में आई। तो सिंसेरिटी ऑफ द लीडरशिप एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लीडरशिप, दिस इज़ वन रीज़न। दूसरी जो मेन रीज़न है वो मुआशरे में और मुल्क में इंसाफ का ना होना है, मेरिट और इंसाफ का ना होना है। जहाँ पे ये चीज़ें रुक जाएं वो मुआशरे तरक्की नहीं करते। आप देख लें जो इंडेक्स यूएन ने और वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है ये इंसाफ के नाम पे, और जिसमें हम 130 नंबर पे हैं। जो उससे पीछे मुल्क हैं उनका अगर ये हाल है तो उसको देख लें, उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पर क्या हुआ। मैं अगला वीलॉग जो करूँगा स्पेशली इसके ऊपर कि मुल्क में इंसाफ का ना होना, इससे क्या तौसर मिल रहा है और लोगों पे इस पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। फ़िलहाल मौजूदा सिचुएशन पर रहूँगा। तो लीडरशिप बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और तीसरा ये कि उसके बाद हमने 70s में आके जब फैसला कर लिया कि हमने एटॉमिक पावर बनना है, तो ये भी एक महाज आपके ख़िलाफ़ बन गया कि इस्लामी दुनिया की एक ताकत जो है वो उसको एक तो एटॉमिक पावर बनने ना दिया जाए। जब हम बन गए तो फिर ये फ़ैसला हुआ कि इनके पर काट के रखे जाएं, इनकी टांगें बांध के रखी जाएं, इनके हाथ बांध के रखे जाएं, इनको वेंटिलेटर पे रखा जाए ताकि ये सिर्फ सांस लें। अगर इनको सांस बेहतर आना शुरू हो गया तो ये हमें आंखें दिखाना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3-4 बड़े मेन फैक्टर थे। लीडरशिप का मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि सिंसियर और कॉम्पिटेंस लीडरशिप जो होती है मुल्कों को कैसे उठा देती है। जापान सरेंडर किया सेकंड वर्ल्ड वार में, क्या हालात थे, तबाही और बर्बादी फैली हुई थी हर तरफ। नागासाकी, हिरोशिमा तबाह हो गए और मोराल जो है लोगों का बिल्कुल नीचे पहुंचा हुआ था। उस ज़माने में जो पैसिफिक कमांड के सरबराह थे जनरल डगलस मैकार्थर, उनको जापान की सरबराही भी दे दी गई। डगलस बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी था, उसकी किताब आप पढ़ें डगलस मैकार्थर, आपको पता लगेगा। डगलस मैकार्थर अपनी किताब में लिखता है, मैं लीडरशिप की बात उसकी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब सरेंडर सेरेमनी हुई टोक्यो में, वहाँ पे हम साइन करके वापस मैं अपनी रहायशगाह की तरफ आ रहा था, तो हज़ारों के हिसाब से जापानीज़ रोड के दोनों तरफ खड़े हुए मुझ पे पत्थर फेंक रहे थे और मुझे गालियाँ दे रहे थे, गो मैकार्थर गो, इस तरह। उसके बाद कहता है मैंने बड़ा रेडिकल काम किया, मैंने जापानीज़ को साथ मिलाया, एम्परर को साथ बैठाया, हमने उनका नया आइन बनाया, उनको एक नई डायरेक्शन दी, उनको नया एक पैकेज दिया और हम दिन रात उस काम में लग गए। आपने देखा कि जापान ने कितनी गैलपिंग तरक्की की उस माने में, और उठ के खड़ा हो गया अपने कदमों पे। सेकंड हाईएस्ट आप देखें इस्लामिक पावर बन गया दुनिया की। और मैकार्थर फिर लिखता है कि जब उसके प्रेसिडेंट ट्रूमैन से इख्तलाफात हुए कोरियन वॉर के ऊपर, इंचन लैंडिंग के ऊपर ख़ास तौर पे, तो उसको शेक कर दिया गया। कहता कि जब मैं वापस जा रहा था दो बड़ी अनहोनी चीज़ें हुई। एक तो जो जापानीज़ एम्परर था वो पहली दफ़ा अपनी जो हाल था उससे निकल के मेरी रहायशगाह पे आया। ये पहला मौका था कि जापानी एम्परर जो है वो अपनी रहायशगाह छोड़ के किसी के घर आया हो।
मुझे सी ऑफ करने के लिए। दूसरा वो कहता है कि जब मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो हज़ारों नहीं लाखों जापानीज खड़े हुए थे रोड के दोनों तरफ। वो पत्थर नहीं मार रहे थे, वो मुझ पे फूल बरसा रहे थे और चीख रहे थे, डू नॉट गो मैकार्थर, डू नॉट गो। दैट इज़ अ लीडरशिप। इस तरह की लीडरशिप पाकिस्तान को नहीं मिली अभी तक, जिसकी वजह से हम भटके हुए हैं। आज हम जिस हालात पे खड़े हुए हैं, मुझे डर है कि हम मज़ीद डिसइंटीग्रेशन और क्यास की तरफ जा रहे हैं और ये ब्लड शेड की तरफ जा रहे हैं। अपने पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकल आए, कोई रिकन्सिलिएशन की सोच उभर के आ जाए ताकि हम ब्लड शेड से बच जाएं। लेकिन दोनों साइडें जो हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो है, उसने तहैया किया हुआ है कि एक तो वो अपनी टर्म पूरी करेगी और दूसरा इस मूवमेंट को, जो मैस मूवमेंट है, इसको तहस नहस ताकत के ज़ोर पे करेगी। मैंने पिछले उसमें व्लॉग में कहा था जो मैस मूवमेंट होती है उनको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। 77% कामयाब हुई हैं, जो 23% कामयाब नहीं, उन्होंने मुल्कों के तहस नहस कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अगर ये बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए मुल्क का, तो फिर अफसोस है इनके ऊपर। थोड़ा सा मैं इनका बता दूं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या चाहते हैं। इनमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट में। नून है, नून कहती है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करें, क्योंकि फौरी इलेक्शन में अभी जाएंगे तो इमरान खान तो उनको तबाह बर्बाद कर देगा। उनको बहुत थोड़ी सीटें मिलेंगी और गवर्नमेंट में आगे आने के चांसेस नहीं होंगे। तो जो उनके ख्वाब हैं एक, वो ख्वाब पूरे नहीं हो सकेंगे। दूसरी वहाँ पे स्टेक होल्डर जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब ने बड़ी गेम खेली हुई है। वो इनको 1.5 साल गंदा करना चाहते हैं, गंदा करके इलेक्शन में लाना चाहते हैं और फिर अपनी मौजूदगी में पंजाब में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना के वो इसको सेल करना चाहते हैं वर्ल्ड को कि ही इज़ द प्रोडक्ट एंड द कमोडिटी हु कैन सर्व यू इन द कमिंग ईयर्स। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो वो अचीव करना चाहते हैं। तीसरा, वो पंजाब में गवर्नरशिप लेंगे, वजारतें लेंगे और उन्होंने कुछ हुसैन हक्कानी एंड ग्रुप जो है उसके थ्रू प्रेशराइज करके इनसे अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट भी कर ली हुई है। वो 10-12 सीटें भी ले जाएंगे इनसे और 30-35 सीटें जो है सूबाई असम्बली की भी ले जाएंगे। तो वो विन विन पे खेल रहे हैं, उनका ये प्लान है। वो भी कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 1.5 साल तक चलने चाहिए और उनकी सिंध असम्बली जो है वो भी चले। फजल रहमान कहता है कि फौरी इलेक्शन हो जाएं। जो दूसरा मेंबर हैं फैमिली के, शरीफ फैमिली के, वो चाहते हैं कि इतना लंबा चलेगा तो उतना शहबाज शरीफ को उतना इनिशिएटिव देना पड़ेगा और उतनी इनकी सेंग बढ़ेगी अदारों के बीच में और लोगों के बीच में। हो सकता है ये डिलीवर कर जाए तो फिर ये शहबाज शरीफ जो है इंडिस्पेंसिबल बन जाएगा पार्टी के लिए। तो ये जोड़ तोड़ वहाँ चल रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि टर्म पूरी की जाए ताकि इमरान को डीफेम किया जाए, इसकी मूवमेंट को डिफ्यूज़ किया जाए, इसको कट इन साइज़ किया जाए और इसका मोमेंटम तोड़ा जाए और उसके बाद जब सिचुएशन पैरिटी पे आती फिर इलेक्शन में जाया जाए। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया मई के आखिर पे। उस पर गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, होना तो ये चाहिए कि सॉफ्ट सॉफ्टनिंग कब करें। आपका मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, आप बर्बादी के धाने पे खड़े हुए हैं, मांग मांग पे आप पैसा ले रहे हैं और मुल्क को चला रहे हैं। लेकिन आप कन्फ्रंटेशन की तरफ इन्होंने फैसला कर लिया हुआ कि जाना है। गवर्नमेंट ने जो ऑप्शन बनाए हुए हैं बड़े ख़तरनाक है। वो 4 टीयर्स ऑप्शन है उनके पास। एक तो वो कहते हैं जी कि थोड़ा सा इकनॉमिक जो ब्रीद है वो लोगों को दी जाए और इसीलिए सऊदी अरब का दौरा है, वहाँ पे $3 बिलियन का कोई लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर UAE का दौरा है, वहाँ पे 2 बिलियन और इस तरह कतर जो है जाएंगे 2 बिलियन। ये सारी जो है ये अमेरिका के साथ कनेक्टेड है। जो पैसे मिल रहे हैं अमेरिका के हुक्म से मिल रहे हैं, उसके कहने से मिल रहे हैं, ये सारे के सारे अमेरिका के साथ लिंक हैं। हो सकता है पैसे अमेरिका प्रोवाइड कर रहे मिलें, उधर उनके थ्रू मिलें और ये पैसे ला के फिर इकनॉमिक रिलीफ थोड़ा सा लोगों को देने की कोशिश करेंगे अभी भी और बजट के बीच में भी, ताकि एक तौसर दिया जाए कि गुड गवर्नेंस हम लेके आएँ। एक तो ये आस्पेक्ट है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल आस्पेक्ट में वो इसको केटर फॉर करके इसको डाई डाउन करना चाहते हैं, लोगों की सिंपैथी थोड़ा सा ख़रीदना चाहते हैं। नंबर 2 जो उन्होंने किया हुआ है कि यूज़ ऑफ पावर को बेइंतहा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना है। ख़ासतौर पर देवर वेटिंग के हमज़ा की गवर्नमेंट आ जाए पंजाब में, उसके बाद जो है हम ये हमले शुरू करें।
उस पावर के यूज़ में आप देखें कि अभी रिसेंटली इन्होंने FIR दर्ज करवाई 165 बंदों के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर भी, शेख रशीद और बाकी और लोग भी हैं। कुछ 7-8 हज़ार बंदों को और इसमें लाने का इम्कान है, मुख्तलिफ हीले बहानों से उन पे पर्चे या आगे लॉन्ग मार्च से पहले इन सब लोगों को पकड़ने का, गिरफ्तार करने का इम्कान। तीसरे नंबर पे ये है कि इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन है, जिसमें कुछ क्लिप्स बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, ऑडियोज़ बन रही हैं और बैनर्स, पोस्टर्स को ऑर्डर दे दिया गया, डिफरेंट अपने टीयर्स के लोगों को वो बनवा रहे हैं। ये एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा अभी। चौथे नंबर पर हमला है जर्नलिस्टों के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, कि उनको दबाना है, उनकी आवाज़ को दबाना ताकि उनकी आवाज़ आप तक ना पहुँचे, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो उनको पकड़ना है। और 5वें नंबर पे अपना जो सोशल मीडिया और चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट करना है ताकि एक आप कह लें कि मीडिया ऑफेंसिव लॉन्च किया जा सके। तो इस एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट खेलना चाहती है। लेकिन मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे रेसिज्म जैसे कॉन्सेप्ट हैं, अगर इस दौरान जो ये कर रहे हैं कि जितना आप लोगों को दबाएंगे इस मैस मूवमेंट में, मैं जो कहता हूँ जितना दबाते हैं आप मैस मूवमेंट को उतना उभरती है, उसमें उतना रिएक्शन पैदा होता है। आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आप एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, उस सूरत में आप ये इस तरह के एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से मुल्क मज़ीद डिसइंटीग्रेट हो जाए, क्या पहले पोलराइजेशन हो और मार दाड़ हो और ब्लड शेड हो इस मुल्क में। इमरान खान साहब की जो प्रॉबल स्ट्रेटजी जो है अभी तक सामने नहीं आई, जो हो सकती है, एक तो वो इस मोमेंट को PTI मूवमेंट से उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, लोगों का झंडे लेके आए चांद रात को, और वो लोगों में एक जोश व वलवला पैदा करने की वो बात है। फिर वो अपने सोशल मीडिया को पूरी तरह एक्टिवेट करेंगे, वो फुल ऑफेंसिव पे चलेगा और इसको बेचेगा इस थीम को कि ये पाकिस्तान की बका की जंग है, और इस थीम को लेके वो आगे बढ़ेंगे। तीसरा, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस दफ़ा वो PTI को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। वो इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले उनको रोकेंगे। जैसे TLP के धरने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये ब्रिजेस के ऊपर वो बना दी थी, ऑब्स्टिकल्स बना दिए थे, इस तरह के डिफरेंट किस्म के रूट्स के ऊपर ऑब्स्टिकल बनाए जाएंगे ताकि इनको रोका जाए। प्रॉबेबल इमरान खान का प्लान B क्या हो सकता है उस सूरत में ये है कि दे विल demonstrate in major cities of Pakistan and they will choke all important arteries। आपकी जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं या मोटरवेज़ हैं या हब हैं, इकनॉमिक हब्स हैं, उनको चोक कर देंगे। जब उनको चोक कर देंगे तो ऑब्वियसली ताकत का इस्तेमाल होगा। एक बंदे को भी अगर कुछ हो जाता है, इट नीड्स अ स्पार्क, सिर्फ तीली चाहिए इसको जलाने के लिए। वो ये राना सनाउल्लाह मेंटालिटी जो है वो तैयार है इस चीज़ को करने के लिए। उनको इसके जो रिपरकशंस हैं, जो इसके फॉल आउट होगा, उसका अंदाज़ा नहीं है। एक बंदे को भी अगर कुछ हो गया तो उसके बाद मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ, लोगों में जो जज्बात हैं या लोगों की जो ख्यालात हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, अल्लाह ना करे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा यहाँ पे मामला हो जाए और लोग सब कुछ अपने हाथों में ले लें और क्रुक्स की तरह लोगों को जलाना शुरू कर दें। तो अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अभी भी टाइम है, रिकन्सिलिएशन पे जोर दें। देखें, अपने ज़ाती मफाद को साइड पे रख दें, मत जाएँ इस चीज़ के ऊपर कि इलेक्शन नवंबर तक हम खींचेंगे, उसके बाद देखेंगे, करवाएंगे, या इलेक्शन नवंबर से पहले होना चाहिए, मेरे लिए ये सूटेबल है। अपने ज़ाती मफाद को साइड पे रखते हैं, इस मुल्क के मफाद को देखें। यह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बना हुआ ये मुल्क है, इसको आगे लेके जाए। इसने आगे जाके उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की हुई हैं, उसमें जाके इसने हिस्सा बनना है। तो मेरी दरख्वास्त है सब सेगमेंट से, डायरेक्ट बातचीत कोई भी नहीं कर रहा, कोई इनडायरेक्ट बातचीत शुरू हो जाए, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो जाए, उससे बातचीत करके, और वो मुख्तदर हल्के जो इस चीज़ में पार्ट प्ले करते हैं नेशनल सिक्योरिटी में, आके इस चीज़ को डिफ्यूज़ करें। इससे पहले कि ये मुल्क ब्लड शेड का हिस्सा बन जाए, ना आपसे इकानमी पकड़ी जाएगी उस वक्त, ना आपसे लॉ एंड ऑर्डर पकड़ा जाएगा उस वक्त, और ना आपसे ये गवर्नमेंट ठहरेगी। और ये सब कुछ, ये पब्लिक जब उठती है तो भाग के ले जाती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें और पाकिस्तान का मफाद
वो मद्देनज़र रखें, पाकिस्तान के मफाद के लिए आगे बढ़ें। तो इंशाअल्लाह थैंक यू वेरी मच। आइंदा आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।